नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, यूपीएससी पीईटी 2022 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो 2022 का जो नोटिफिकेशन पीटी एग्ज़ाम का जारी किया गया उसी के बारे में हम यहाँ पे पूरी डिटेल में बात करेंगे कि इसके लिए क्या क्या क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है तथा इसका सिलेबस क्या है, फ़ीस कितनी है, कब तक फॉर्म भरा जाएगा, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि यूपीएससी पीईटी 2022 के नोटिफिकेशन की क्या क्या खास बातें हैं। इसके सिलेबस के बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट डेट्स को आप देख लीजिए कि आवेदन कब से शुरू हो रहा है। तो जो है ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करना प्रारंभ होने की तिथि आपकी है 28 जून 2022, यानी कि 28 से जो है आपका आवेदन शुरू हो गया है। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि आपकी है 27/7/2022, यानी कि लगभग एक महीने का आपके पास समय है इस फॉर्म को भरने के लिए। शुल्क समायोजन एवं आयोजन में संशोधन की अंतिम तिथि आपकी रखी गई है 3/8/2022। तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, इन्हीं डेट्स के अकॉर्डिंग आप अपना फॉर्म भर लीजिएगा। ये 2022 के यूपीएससी पीईटी के नोटिफिकेशन के इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। तो डेट्स को मैंने आपको बता दिया है। अब इसकी क्या क्या खास बातें हैं, इसके अंतर्गत आपको पता होगा समूह ग की भर्तियां की जाती है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पीईटी के अंतर्गत जो है आपकी समूह ग के पदों के लिए जो है भर्तियां की जा रही हैं। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। और क्या क्या खास बातें इसके देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप दिया गया अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा, यानी कि आपके फॉर्म को भरने के लिए जो है आप डायरेक्टली upsc.gov.in की वेबसाइट पर जाकर आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो डायरेक्टली आप इसकी वेबसाइट पर जाइएगा। हम तो कहेंगे कि ऑफिशियल आप वेबसाइट को खोलिएगा और ऑफिशियल वेबसाइट को खोलने के बाद ही अपना फॉर्म को आप फिलअप कीजिएगा। जो यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है upsc.gov.in पर जाइएगा, वहीं से अपना फॉर्म आप भर दीजिएगा। इसके बाद क्या क्या इसकी अनिवार्यता है इस फॉर्म को भरने की, यहाँ पे देख लीजिए। पीटी फॉर्म की अनिवार्यता के बारे में यहाँ पे बात की गई है। तो द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली प्रभावी होने के पश्चात उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि में आने वाले विभिन्न विभागों के नियंत्रणाधीन भिन्न भिन्न प्रकार के रिक्त पदों पर चयन हेतु इच्छुक समस्त अभ्यर्थियों द्वारा पीईटी में प्रतिभाग किया जाना अनिवार्य, यानी कि समूह ग के अंतर्गत जो भी भर्तियां की जाती हैं यूपीएससी के द्वारा, अगर आपको उन भर्तियों में सम्मिलित होना है तो आपको पीईटी का एग्जाम देना अनिवार्य है, पीईटी की परीक्षा में बैठना अनिवार्य है। उल्लेखनीय है कि जो पहला पीईटी का एग्ज़ाम हुआ था यह आपका 2021 में हुआ था और इसका जो परिणाम था 28/10/2021 को घोषित किया गया था तथा 2021 के पीईटी परीक्षा का जो परिणाम है 1 वर्ष की अवधि के लिए मान्य होगा, यानी कि यह 27/10/2022 तक के लिए आपका 2021 के पीईटी का जो रिजल्ट है वह मान्य होगा, प्रभावी होगा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा 2022 के पीईटी का जो नोटिफिकेशन है अब यह जारी कर दिया गया, यानी कि 27/10/2022 से पहले जो भी आपके यूपीएससी के नोटिफिकेशन मतलब जो भी फॉर्म आएंगे नौकरी के, आप उसको भर सकते हैं। तो यहाँ पे ये बात कही गई है। इसके बाद आपका दिया गया प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 के परिणाम की वैधता अवधि समाप्त होने के उपरांत मुख्य परीक्षाओं के आयोजन हेतु निर्गत किए गए विज्ञापनों के सापेक्ष मुख्य परीक्षाएं हेतु अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 के आधार पर की जाएगी, यानी कि आपके इस तिथि यानी कि 27/10/2022 के बाद जितने भी फॉर्म आपके निकाले जाएंगे उनके अंतर्गत आपका कौन सा स्कोर मान्य होगा। तो 2022 का पीटी का जो स्कोर होगा वह मान्य होगा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तो ये कुछ खास बातें थी। और क्या क्या खास बातें इसमें देख लीजिए यहाँ पे। इसके बाद आयोग की परिधि में आने वाले पद कौन कौन से यहाँ पे देख लीजिए। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग की परिधि में आने वाले पद आपके हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अधिनियम 2014 के धारा 2 में उल्लेख है कि अधिनियम के उपबंध समूह ख से निम्न समूह ग के ऐसे समस्त सीधी भर्ती वाले पदों के संबंध में जिनके अंतर्गत सचिवालय के पद भी हैं और राज्य सरकार द्वारा स्थापित या नियंत्रित किसी बोर्ड या निगम या किसी अन्य विधिक निकाय के समस्त समूह ग के पदों पर भी लागू हो गए, यानी कि जितने भी आपके समस्त समूह ग के पद होंगे वे पीईटी की परीक्षा के आधार पर अब भरे जाएंगे। सिंपल सी बात यह आपकी कही गई है। और इसके बाद यहाँ पे देख पा रहे हैं
ये इसका ग्रेड पे कितना है इन सभी वैकेंसियों का यहाँ पे लिखा गया है। तो वीडियो को पॉज करके इसको आप पढ़ लीजिएगा। इसका ग्रेड पे लिखा गया कि किन किन वैकेंसियों का कितना ग्रेड पे है, इसको आप देख लीजिएगा। हमारे काम की और क्या क्या बातें हैं इसको आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पे अब तो इसको हमने देख लिया, यहाँ पे देख रहे हैं आवेदन प्रक्रिया भरने, आवेदन पत्र को भरने की प्रक्रिया क्या क्या है। तो कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन सबसे पहले होगा, उसके बाद आपको फ़ोटो या हस्ताक्षर अपना अपलोड करना होगा। इसके बाद फॉर्म के शेष विवरण का भरा जाना होगा। इसके बाद फीस का भुगतान एवं समायोजन एवं एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन होगा। उसके बाद आपका फॉर्म का प्रिंट आउट आपको लेना होगा। तो ये सभी फॉर्म को भरे जाने की प्रक्रिया हैं, इनको आप देख लीजिएगा। मैं तो कहूँगा कि जितना जल्दी हो सके आप उतना जल्दी आप अपने फॉर्म को फिलअप कर लीजिएगा। इसके बाद आइए मेन चीज़ पर बात करते हैं। यहाँ पे ये चीज़ तो आप कर ही लेंगे। इसमें जो है आपकी कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन में आपकी क्या क्या खास बातें हैं मांगी गई, यहाँ पे देख लेते हैं। तो रजिस्ट्रेशन पेज पर अभ्यर्थी को अपनी व्यक्तिगत सूचनाएं जैसे नाम, पिता या पति का नाम, उत्तर प्रदेश के निवासी होने संबंधित विवरण, श्रेणी, जन्म तिथि, लिंग, वैवाहिक स्थिति, संपूर्ण हेतु मोबाइल नंबर मतलब संपर्क हेतु मोबाइल नंबर, ईमेल पता, अनिवार्य शैक्षिक योग्यता का विवरण और अन्य प्रासंगिक सूचनाएं जो हैं सही से भरनी होंगी आपकी कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन के पेज पर। तो इसको आपको याद रखना है। इसके बाद अभ्यर्थी द्वारा उपयुक्त सूचनाओं को भरने के पश्चात रजिस्ट्रेशन पेज पर नीचे दी गई इंटर वेरिफिकेशन कोड में दिखाए गए वेरिफिकेशन कोड को प्रविष्ट करने के पश्चात सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा। फॉर्म सबमिट होते ही जो है दूसरे पृष्ठ पर रजिस्ट्रेशन स्लिप प्रदर्शित होगी, जिसमें 11 अंकों का आपका रजिस्ट्रेशन नंबर प्रदर्शित होगा। अभ्यर्थी इसकी प्रति मुद्रित अवश्य कर लें, यानी कि आपका जो रजिस्ट्रेशन स्लिप आपके सामने आएगी उसका आपको प्रिंट आउट जरूर लेना भविष्य के लिए। यदि किसी कारण से अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन के समय रजिस्ट्रेशन स्लिप प्रिंट न कर सका हो तो बाद में वेबसाइट के एप्लीकेंट सेगमेंट में नो योर स्टेटस के अंतर्गत प्रिंट डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन स्लिप बटन पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन आपका स्लिप आप दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। ये आपके लिए सुविधा थोड़ी सी दी गई है। इसके बाद फ़ोटो सिग्नेचर आपको अपलोड करने के बारे में कुछ यहाँ पे टिप्स दिए गए हैं, इनको आप पढ़ लीजिएगा। उतना कुछ खास नहीं है, आई होप आप लोग सभी लोग भर लेंगे, इतना ज़्यादा आपको इतने डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद आइए मेन चीज़ पर बात कर लेते हैं। यहाँ पे मेन चीज़ की बात यहाँ पे हम करेंगे, सिलेबस इसका क्या रखा गया है। यहाँ पे फीस की देख लेते हैं, आवेदन शुल्क कितना रखा गया है। तो सामान्य श्रेणी के लिए आपका आवेदन शुल्क आपका है टोटल 185 रुपये है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आपका 185 है। अनुसूचित जाति के लिए 95 है। अनुसूचित जनजाति के लिए आपका 95 है। और विकलांग जन हेतु आपके 25 रुपये फ़ीस है। तो ये पीटी की फ़ीस है, सबके लिए अलग अलग फ़ीस है। तो आप देख लीजिएगा इसको, आप किस श्रेणी में आते हैं उतनी फ़ीस आप दीजिएगा। इसके बाद देख लेते हैं इसका सिलेबस क्या है। यहाँ पे शैक्षिक योग्यता में आपका हाई स्कूल है, उससे उच्च शैक्षणिक अर्हता धारित करने वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे दिया गया है प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 में हाई स्कूल या समकक्ष अथवा उससे उच्च शैक्षिक अर्हता धारित करने वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। अंततः ऐसे सभी अभ्यर्थी जिनके द्वारा आवेदन पत्र सबमिट करने की अंतिम तिथि से पूर्व हाई स्कूल या समकक्ष या उससे उच्च शैक्षिक अर्हता धारित कर ली गई है, वे प्रारंभिक अर्हता परीक्षा हेतु आवेदन कर सकते हैं। यानी कि मिनिमम आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए हाई स्कूल पास, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तो इसके बाद आइए सिलेबस देख लेते हैं। आयु सीमा आपकी वही है 18 से 40 वर्ष है, आप ध्यान दीजिएगा 18 से 40 वर्ष आपकी इसकी आयु सीमा रखी गई है। बाहर दोस्तों बहुत तेज़ बारिश हो रही है, इसी कारण से थोड़ी सी आवाज़ आ रही होगी आपकी वीडियो में। इसके बाद आइए सिलेबस की बात कर लेते हैं। यहाँ पे पीटी 2022 के स्कोर की वैधता आपकी रहेगी 1 वर्ष तक मान्य रहेगी, जैसा कि आपके 2021 वाले की वैधता तक 1 वर्ष, इस तरह इसकी भी वैधता 1 वर्ष रहेगी। इसके बाद आपका यहाँ पे सिलेबस किधर दिया गया, आपका सिलेबस के सेक्शन में आते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो टोटल आपके 100 नंबर का पेपर होगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपका सबसे पहले ये बात कर लेते हैं भारतीय इतिहास में आपका क्या क्या पूछा जाएगा। 5 नंबर का आपका भारतीय इतिहास पूछा जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 5 नंबर का आपका भारतीय इतिहास पूछा जाएगा। टोटल 100 नंबर का आपका पेपर रहेगा। तो इसमें सिंधु घाटी सभ्यता रहेगा, वैदिक संस्कृति रहेगी, बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध के बारे में जानकारी, जैन धर्म, मौर्य वंश में सम्राट वंश, यानी कि पिछला जो आपका सिलेबस था हूबहू वही सिलेबस दिया गया है। गुप्त वंश में आपको समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पढ़ना है। हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, इसके बाद ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं स्वतंत्रता संग्राम, इसके बाद
ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव, ये आपको भारतीय इतिहास में पढ़ना है। उसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी पर आपको विशेष फोकस देना है। इसके बाद क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935 को आपको पढ़ना है। इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में आपको पढ़ना है। भूगोल में आपको नदियाँ और नदी घाटियों के बारे में पढ़ना है। इसके बाद भूजल संसाधन, पर्वत, पहाड़ियाँ, हिमनद के बारे में पढ़ना है। मरुस्थल एवं शुष्क क्षेत्रों के बारे में पढ़ना है। वनों के बारे में पढ़ना है। खनिज संसाधन के बारे में पढ़ना है, विशेषकर भारत के बारे में। इसके बाद भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल आपको पढ़ना है। जलवायु और मौसम के बारे में आपको पढ़ना है। टाइम जोन के बारे में आपको पढ़ना है और जनसांख्यिकीय परिवर्तन तथा प्रवास के बारे में आपको पढ़ना है। ये भूगोल का आपका सिलेबस है। भूगोल भी आपका 5 नंबर का पूछा जाएगा और इतिहास भी आपका 5 नंबर का पूछा जाएगा। इसके बाद यहाँ पे भारतीय अर्थव्यवस्था भी आपकी 5 नंबर की रहेगी। यहाँ पे पिछले साल का जो सिलेबस था वही यहाँ पे मेंशन है। भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 तक, इसमें आपको योजना आयोग और पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में पढ़ना है। मिश्रित अर्थव्यवस्था के विकास के बारे में आपको पढ़ना है। हरित क्रांति के बारे में आपको पढ़ना है। दूध के विकास एवं ऑपरेशन फ्लोट के बारे में आपको पढ़ना है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण के बारे में और उसके सुधार के बारे में आपको पढ़ना है। इसके बाद वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार और उसके बाद की अर्थव्यवस्था के बारे में आपको पढ़ना है। इसके अलावा वर्ष 2014 के पश्चात में जो आर्थिक सुधार हुए कृषि के सेक्टर में और इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार और जीएसटी, इनके बारे में आपको पढ़ना है। यानी कि 2014 के बाद जो भी आपके आर्थिक सुधार हुए उनके बारे में आपको पढ़ना है। और यहाँ पे आपका दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन का सिलेबस और भारतीय संविधान की विशेषताएँ आपको पढ़नी है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को आपको पढ़ना है। मौलिक अधिकार एवं उसके कर्तव्यों को आपको पढ़ना है। संसदीय प्रणाली को आपको पढ़ना है। इसके बाद संघीय प्रणाली के बारे में, केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में और केंद्र राज्य संबंधी के बारे में आपको पढ़ना है। इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय और न्याय उच्च न्यायालय के बारे में आपको पढ़ना है और जिला प्रशासन और स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाओं के बारे में आपको पढ़ना है। यह भी आपका 5 नंबर का पूछा जाएगा। इसके बाद सामान्य विज्ञान भी आपकी 5 नंबर की पूछी जाएगी। इसमें आपका भौतिक विज्ञान, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों रहेगा। इसके बाद अंकगणित का ये सिलेबस है, इसको आप देख लीजिएगा। अंकगणित भी आपकी 5 नंबर की पूछी जाएगी। पूर्ण संख्या, भिन्न दशमलव, प्रतिशतता और अंकगणितीय समीकरण, वर्गमूल एवं वर्ग, घातांक, घात, औसत, ये सभी आपके पूछे जाएंगे प्रारंभिक गणित में। और इसके बाद आपका पूछा जाएगा समान हिंदी 5 नंबर की रहेगी, इसको आप देख लीजिएगा। संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग, ये सभी आपके पूछे जाएंगे हिंदी में। ये तो इसको आप देख लीजिएगा। लेखक और रचनाएं, सामान्य अशुद्धियाँ, ये भी पूछी जाएंगी। इसके बाद समान अंग्रेजी में आपका पूछा जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अंग्रेजी व्याकरण और अपठित गद्यांश आपसे पूछे जाएंगे। और इसके बाद तर्क एवं तर्क शक्ति यानी कि लॉजिक एंड रीजनिंग भी आपसे पूछी जाएगी। घड़ी, कैलेंडर, क्रम, रैंकिंग, संबंध, ये भी आपको पढ़ना है। कोडिंग, डिकोडिंग, कारण प्रभाव, कैलेंडर, समूह से भिन्न को अलग करना, ये भी आपसे पूछा जाएगा और 5 नंबर का ये आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में। इसके बाद आपकी समसामयिक यानी कि आपका रहेगा करंट अफेयर्स, इंडिया और ग्लोबल दोनों रहेगा। 10 नंबर का आपका करंट अफेयर्स रहेगा, इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स का वेटेज ज़्यादा है, यानी करंट अफेयर्स आपका 10 नंबर का यहाँ पे पूछा जा रहा है। इसके बाद जनरल अवेयरनेस में आपको भारत के पड़ोसी देशों को पढ़ना है और देश एवं राजधानी मुद्रा पढ़ना है। भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में पढ़ना है। इसके बाद आपका भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद के बारे में आपको पढ़ना है और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में आपको पढ़ना है। विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय के बारे में आपको पढ़ना है। भारतीय पर्यटन स्थल के बारे में पढ़ना है। भारतीय कला संस्कृति के बारे में, भारत एवं विश्व के खेल के बारे में, भारतीय अनुसंधान संगठन के बारे में, प्रसिद्ध पुस्तकें और उनके लेखक और पुरस्कार और विजेता के बारे में आपको पढ़ना है। यानी कि आपका करंट अफेयर्स का जो सेक्शन है और आपका जीए का जो सेक्शन है, ये टोटल मिला के आपका 20 नंबर का पूछा जाएगा, तो इस पर आपको ज़्यादा फोकस देना है। इसके बाद आपके कुछ और हैं, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव भी आपसे पूछा जाएगा और 10 नंबर का आपका अपठित गद्यांश पूछा जाएगा हिंदी का और ग्राफ की व्याख्या और विश्लेषण आपका 10 नंबर का पूछा जाएगा और आपका 10 नंबर का तालिका की व्याख्या और विश्लेषण पूछा जाएगा। यानी कि आपके ये सभी आपके स्कोरिंग और सिलेबस में आपके दिए गए स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं, तो आप अपठित गद्यांश को ज़्यादा पढ़िएगा, ग्राफ की व्याख्या को आप अच्छे से कर लीजिएगा और इसके बाद तालिका की जो व्याख्या है और विश्लेषण है, ये भी आपसे 10 नंबर के पूछी जाएगी। आपका मेन फोकस रहना चाहिए एनसीईआरटी के ऊपर। एनसीईआरटी से जो है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि जो भी आपका सिलेबस दिया गया है वह आपके एनसीईआरटी पर ज़्यादा फोकस रहेगा, तो एनसीईआरटी की बुक को आपको पढ़नी है। इसके अलावा प्रत्येक गलत मार्क पर आपको 1/4 की माइनस मार्किंग भी रखी गई है।
तो यहाँ पे हमने पूरे सिलेबस के बारे में बात कर ली है, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या दी गई हैं 2022 के पीटी नोटिफिकेशन को, उसको भी हमने देख लिया है। तो जल्दी से जल्दी आप अपना फॉर्म भर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।